नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी आज उपस्थित हूँ लेक्चर 5 के इस महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा के उद्देश्य के साथ। आप पिछले कुछ लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, शिक्षा का विकासात्मक अर्थ क्या है, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि 4H हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ के अकॉर्डिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसी सिलसिले में आज हम आगे बात करेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का समय समय पर उद्देश्य बदलता रहा है। हम देखेंगे कि शिक्षा का वैदिक कालीन उद्देश्य क्या था और वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इससे पहले हम लोग एक बार शिक्षा की परिभाषा पर बात कर लें कि हम लोगों ने अध्ययन किया पाश्चात्य दार्शनिकों के हिसाब से और भारतीय दार्शनिकों के हिसाब से। सभी दार्शनिकों ने शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया माना जिसमें बालक के अंदर की शक्तियों का विकास किया जाए और बालक समाज के साथ सामंजस्य करने योग्य बने, समाज का एक आदर्श नागरिक बने। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों के आंतरिक गुणों का विकास करके उसको आजीविका अर्जन करने हेतु और समाज के समस्याओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु योग्य बना सकते हैं। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो मुख्य रूप से बिंदु हैं और तीसरा जो इसका एक अलग जो बिंदु है वो है पाठ्यक्रम, यानी कि 3 पार्ट को लेकर के एजुकेशन आगे बढ़ती है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे आज कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले अपने उद्देश्य को निर्धारित करना आवश्यक है। हम छोटे से छोटा कार्य भी उद्देश्य के बिना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें कहीं किसी शहर भी जाना है, किसी काम के लिए भी जाना है, तो थोड़ा समय पहले ही हमें उद्देश्य बनाना पड़ता है कि हम कैसे जाएंगे और क्या करेंगे। इसका मतलब है कि यदि हम जीवन के प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य को भी बिना उद्देश्य के पूरा नहीं कर सकते हैं, तो शिक्षा तो एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव कार्य करते हैं। कारक ऐसे हैं जो आपके मार्ग में बाधा भी बनते हैं और आपको मोटिवेशन भी देते हैं। अलग अलग चीजें हैं। इस तरह से आज हम लोग शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे और आपके सहपाठी जुड़ सकें। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी। वैदिक काल के समय में हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, ये मुख्य बिंदु थे, जिसमें गुरु अपने शिष्यों के बौद्धिक विकास को, आध्यात्मिक विकास को, चारित्रिक विकास को, शारीरिक विकास को और साथ साथ उसके आर्थिक और सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करते थे। बहुत ही समृद्ध, सुव्यवस्थित और मजबूत शिक्षा पद्धति थी भारत की। उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग था विद्यार्थी के चरित्र और नैतिक विकास का। वर्तमान समय में मुझे लगता है कि इस पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोरल डेवलपमेंट का जो पक्ष है, शायद वर्तमान शिक्षा में कुछ प्रभावित हो गया है।
और वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करता था। एक विद्यार्थी को अनुशासित जीवन जीना, अपने चरित्र का विकास करना, अध्यात्म का विकास करना और नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। उस समय विद्यार्थी अपने चरित्र के लिए, अपने चारित्रिक विकास के लिए, अपने नैतिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहते थे। आज वर्तमान समय में शायद इसी पक्ष का कुछ अभाव हो गया है, जिसके कारण समाज में शिक्षित व्यक्ति भी शायद चारित्रिक रूप से मजबूत नहीं है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में आजादी के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था के क्या उद्देश्य रहे। तो समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ, समय समय पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कुछ ऐसी भी शिक्षा नीतियां रही जिनका इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत अधिक समय लग गया और समय अधिक लगने के कारण समाज की आवश्यकताएं और स्थिति बदल गई। लेकिन शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने के साथ साथ ये आवश्यक है कि उस उद्देश्य को पाने के लिए कड़ाई से उस नीति का क्रियान्वयन किया जाए। क्रियान्वयन करना इसलिए आवश्यक है कि यदि इम्प्लीमेंटेशन ही समय पर डिसिप्लिन से नहीं किया जाएगा तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सोचने से उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपका उद्देश्य भी होगा कि बीएड करके हम सरकारी अध्यापक बन जाएंगे, लेकिन क्या उद्देश्य निर्धारित कर देने से अध्यापक बन पाएंगे आप? नहीं। उसके लिए कड़ी मेहनत, लगातार मेहनत करना होगा। चयन प्रक्रिया के कठिन मार्ग से गुजरना होगा, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और अध्यापक बन पाएंगे। उसी तरह से संपूर्ण भारत विविधताओं का देश है। समाज, धरातल और अन्य परिस्थितियां भारत की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। इसलिए शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए शिक्षा नीतियों का कड़ाई से अनुपालन होना जरूरी है, बेहद जरूरी है। और शिक्षकों को अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए स्वतंत्रता भी जरूरी है। हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग 1949 में क्या शिक्षा के उद्देश्य रखे गए थे। आजादी के बाद विश्वविद्यालय आयोग 1948-1949 बना, लागू हुआ। उसमें प्रमुख रूप से शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था छात्रों में आध्यात्मिक विकास करना, भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना। आध्यात्मिक विकास का तात्पर्य था कि जो विद्यार्थी है वो आस्था और विश्वास के साथ अपना जीवन यापन करे। हम जानते हैं कि आस्था व्यक्ति के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है, विश्वास उसके लिए एक प्रेरणा है, उसके साथ चलती है, एक टॉनिक का काम करता है कि हम ये कर सकते हैं। विद्यार्थियों में शिक्षा के माध्यम से उनकी स्पिरिचुअल पावर को, कैपेसिटी को डेवलप करना था, जिससे वो समाज के साथ जुड़े रहे। भारतीय संस्कृति का ज्ञान, भारत किस
संस्कृति का, सभ्यता का, भारत की विरासत का स्टूडेंट्स को ज्ञान देना, जिससे कि वे अपनी मातृभूमि के बारे में, अपने देश के रहन सहन के बारे में, अपने देश की परंपराओं के बारे में, अपने देश की रीति रिवाज के बारे में, अपनी देश की मजबूत शिक्षा व्यवस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें, जान सकें। शारीरिक एवं मानसिक विकास। शिक्षा का विश्वविद्यालय आयोग ने ये उद्देश्य रखा था कि किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। केवल भारत ही ऐसा देश है जहां पर शिक्षा का, समाज का, लोकतंत्र का, जनमत का ये उद्देश्य होता है कि विश्व बंधुत्व की भावना विकसित हो, लोक कल्याण हो। विश्व के कल्याण की भावना को रखने वाला मात्र और मात्र एक भारत भूमि है, और उसमें भी कुछ ऐसी परिस्थितियां अब पनप रही हैं जिसमें इस पर लोग विचार करना थोड़ा कम उचित समझते हैं, या उनके पास ऐसी भावना पर विचार करने और उस पर व्यवहार करने के लिए शायद अब समय का अभाव लग रहा है। जनमत गुणों का विकास करना और प्रशिक्षण करना, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना, ये आपको एनईपी 2020 में भी देखने को मिलेगा। चारित्रिक विकास, अनुशासित जीवन और आदर्श नागरिक बनाने का उद्देश्य था 1948-1949 के विश्वविद्यालय आयोग का। चारित्रिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, तभी व्यक्ति अनुशासित जीवन व्यतीत करेगा, और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति हर हाल में आदर्श नागरिक ही बनेगा। इस तरह से कुछ ये महत्वपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य हैं जो भारतवर्ष की आज़ादी के बाद गठित आयोग द्वारा हमें बताए गए। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा नीतियों का निर्माण होता गया, समाज की व्यवस्थाएं बदलती गईं, समाज की स्थितियां बदलती गईं, वैसे वैसे शिक्षा भी बदलती जाती है, क्योंकि शिक्षा समाज के लिए है और समाज शिक्षा के इम्प्लीमेंट के लिए है। यानी कि जैसी समाज की आवश्यकता होती है वैसे ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो जब समाज की रिक्वायरमेंट बदल जाती है तो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव भी प्रभावित होता है। यानी कि आपको आवश्यकता जिस चीज की है आप वैसे ही एजुकेशन देना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बीच में 64 में भी रही। तो सारी शिक्षा नीतियों का अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कुछ उद्देश्य है, उसमें थोड़े बहुत ही परिवर्तन हुए हैं। देखते हैं 1986 ने अपनी शिक्षा के क्या उद्देश्य स्थापित किए थे। इसमें रखा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी कि साइंटिफिकली आप जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे सोचने के लिए। ऐसे दृष्टिकोण विकसित करेंगे जो तर्क पर और प्रमाणों पर आधारित होंगे। इससे क्या होगा कि इससे इन्वेंशन के लिए, खोज के लिए भी मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, विद्यार्थी आगे आएंगे। परंपरागत मूल्यों की रक्षा करना, यानी कि जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं, यदि हम बात करें भारत की, तो भारत के परंपरागत जो मूल्य हैं वो भारत की जो है मोरल, नैतिक मूल्य, जिसमें दान, दया, धर्म, परोपकार, ज्ञान, ईमानदारी, ये सब आती है। इन मूल्यों की रक्षा करना, लोगों से मिलजुल कर रहना, सद्भावना का विकास करना, ये सब कुल मिला करके लोगों को एक दूसरे का होकर जीने की प्रेरणा देता है, एक दूसरे का सहयोग करना, मदद करने की प्रेरणा देता है। अगला है धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का विकास करना। आप तो जानते ही हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न धर्म, विभिन्न मजहब, पंथ का ये देश है। तो यहाँ पर धर्म निरपेक्षता की बात की जाती है
कि कोई किसी भी धर्म का हो, सभी सेम है। जनशक्ति और समाजवाद का विकास करना, एक अच्छे मजबूत समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहें। लोकतंत्र के मूल्यों का विकास करना, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबके अपने अधिकार सुरक्षित रहें, सबके अपने उत्तरदायित्व निर्धारित रहें, ये आवश्यक है। भावात्मक व राष्ट्रीय एकता का विकास करना, व्यावसायिक क्षमता का विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। अब इन उद्देश्यों के बाद हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय समाज में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जिसको हम NEP 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जान रहे हैं, वर्तमान समय में यही शिक्षा व्यवस्था भारत में चल रही है और कुछ जगहों पर जहाँ नहीं है वहाँ इसके इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर उद्देश्य निर्धारित किए गए समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा। कोई किसी भी वर्ग का है, आर्थिक स्थिति का है, किसी भी सामाजिक रूप से मजबूत या पिछड़ा वर्ग का है, यानी कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, सबके लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था है। यानी हर किसी को पढ़ने के लिए पूरा अधिकार है। और यहाँ पर वैसे भी एजुकेशन फॉर ऑल एक्ट 2009 में ये सुविधा है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी पंथ, सभी मजहब के विद्यार्थियों को एजुकेशन का अधिकार है, उसको लागू करने का प्रयास किया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किया गया वो उद्देश्य है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का, जो कौशल विकास पर है। इसमें विद्यार्थी के कौशल का विकास करके उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है, उसके इंटरनल इंटरेस्ट को जो है और अधिक विकसित करके उसी से उसकी पहचान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नवाचार और प्रतिभा पोषण। प्रतिभा का पलायन भारत से बहुत समय पहले से हो रहा है। नवाचार के लिए विद्यार्थियों को, अध्यापकों को आगे बढ़ाना, नई खोज करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, और जो प्रतिभा हमारे देश में है वो पलायन ना करे, वो यहीं पर अपने रोजगार करे, उद्यम स्थापित करे, अपना बिजनेस करे और अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का प्रयोग अपने भारत के समाज के हित के लिए करे, इसका भी ध्यान रखा गया है। समग्र शिक्षा, तकनीकी एकीकरण और बहुभाषावाद। इस वर्तमान शिक्षा नीति में रखा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि विज्ञान और तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में केवल अंग्रेजी ही एक भाषा के रूप में हो। यहाँ स्थानीय भाषा, भारतीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाना चाहिए और इस बात की प्राथमिकता इस शिक्षा नीति में दी गई। मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि विद्यार्थी का इंटरेस्ट भी बना रहता है और उस पर बर्डन नहीं आता है। अदर भाषा में पढ़ाने से ये होता है कि स्थानीय क्षेत्र का जो विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसको अंग्रेजी सीखने में कुछ दिन लग जाते हैं। वो सोचता तो भारतीय भाषा में ही है, अपनी मातृभाषा में है, फिर उसका ट्रांसलेट करता है अदर भाषा में, तब वो बोलता है। परिणाम ये होता है कि उसे पढ़ना और लिखना तो आ जाता है, लेकिन बोलने में उसको कुछ दिक्कतें होती हैं। इन समस्याओं का समाधान के लिए जरूरी है बहुभाषावाद, यानी कि हम दूसरों की भाषा तो पढ़ें लेकिन अपनी भाषा में ही ज्ञान प्राप्त करें, अपनी भाषा का भी विकास करें, जिससे हमारी भाषा भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं और हमारी आस्थाएं भी जीवित रहें। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्ति का इतना बौद्धिक विकास हो कि वो अपने शारीरिक विकास के साथ अपने सामाजिक विकास का भी ध्यान रखे और अपने जीवन और जीवन देने वाले
माता पिता और ईश्वर को भी ध्यान रखें। वो इतना ध्यान रखे कि ये जीवन बहुमूल्य है, किसी प्रकार की घटना में इन्वॉल्व ना हो, किसी प्रकार की उदासीनता आती है तो उस समस्या का समाधान हो सके। आत्महत्या करने के बजाय वो सफल होने का प्रयास करे, प्रयास करे, प्रयास करे और प्रयास करे। उसे इतना ज्ञान होना चाहिए कि सुख और दुख जीवन के ही पक्ष हैं। दुखी होकर किसी प्रकार के ऐसे कदम ना उठाएं जिससे ये बहुमूल्य जीवन ही नष्ट हो जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, शिक्षा का यही उद्देश्य है कि आपकी चिंतन शक्ति का विकास हो, आपके अंदर सामंजस्य का विकास हो, आप किसी भी समस्या से, किसी भी परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित कर सकें। अपना नुकसान करने से बेहतर है कि उस समस्या के साथ एडजस्ट कर सकें, या तो उन स्थितियों को अपने अनुसार बदल लें या स्वयं उसके अनुसार ढल जाएं। लेकिन अपना नुकसान करना या जीवन का नुकसान करना ये कहीं से भी मानव के लिए उचित नहीं है। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने इतना पढ़ा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा के उद्देश्य हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, हमारी शिक्षा में कितने मिलते हैं। हम क्या उन्हीं उद्देश्यों पर चल रहे हैं जो हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल हैं अथवा नहीं। हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। यदि हमें उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है तो हमें उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये सोचने का विषय है। अगली कड़ी में, अगले लेक्चर में हम शिक्षा के महत्व को लेकर उपस्थित होंगे। शिक्षा का महत्व जानकर आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका कितना महत्व है और वास्तव में जो व्यापक शिक्षा है उसका कितना महत्व है। तो शिक्षा के महत्व को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जो भी अनुभव मेरा है वो आप लोगों के साथ मैं साझा करूँगा और मेरा प्रयास होगा कि आप सत्यता को जानने का प्रयास करें। शिक्षा ज्ञानार्जन का विषय है, धनार्जन का नहीं। धन्यवाद।